बरज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिफ़्ज़ान सेहत के साथ मैं आपका मेज़बान एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आप तो जानते ही हैं कि हमारा ये प्रोग्राम पूरी तरीके से तिब्ब यूनानी पर और तिब्ब यूनानी के नज़रियात और उसूलों के ऊपर जो है वो मुनहसर है, और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उन्हीं मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाए कि जिनके ताल्लुक़ से लोग अवाम नावाकिफ़ हैं। आज का हमारा मौजू शुरू करने के पहले, मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में हर तरफ जो है, हर जगह एक ही बात कही जाती है, बार बार कही जाती है कि भाई फ़लाँ साहब का मिजाज तो ऐसा है, फ़लाँ साहब का मिजाज तो ऐसा है, इसके मिजाज में तो ये बात आती ही नहीं है। तो लफ्ज़ मिजाज जो हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा मौजू जो है आज का यही है कि मिजाज आखिर होता क्या है। तो आज हमारे लिए इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए दुनिया तिब की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत जो है वो मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर अब्दुल जलील साहब, जिनका ताल्लुक़ नांदेड़ से है और फ़िलहाल जो तिब्बिया कॉलेज, बॉम्बे तिब्बिया कॉलेज में लेक्चरर हैं। हम उन्हीं से इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो आपका इस्तकबाल है डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम के अंदर एक मरतबा फिर। हमको बड़ी खुशी है कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये मिजाज क्या होता है और आखिर मिजाज को परखने की और मिजाज को समझने की यूनानी में क्यों ज़रूरत पेश आई। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तिब्बे यूनानी के अंदर कुछ बुनियादी उसूल ज़ाबित है जी, जिसके ऊपर तिब्बे यूनानी का दारोमदार टिका हुआ है। जी, जिस तरीके से हम दूसरे रूल्स रेगुलेशन को देखते हैं, उसी तरीके से जब मिजाज की बारी आती है, जी, मेरे नुक्ते नज़र से जी, मिजाज तिब्बे यूनानी में बैकबोन का काम करती है। बैकबोन का, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का काम रीढ़ की करती हड्डी, जी, ये जो पैथी है तिब्बे जी, यूनानी सिस्टम ऑफ इस पर मेडिसिन खड़ी जो है ये। उसकी बैकबोन है। जी। क्यों कि जब हम आदमी को या आदमी के जिस्म की शुरुआत करेंगे या उसके एटम की शुरुआत करेंगे या उसके मॉलिक्यूल की शुरुआत करेंगे, तब भी मिजाज का जिक्र आएगा। अच्छा, जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तब भी मिजाज का जिक्र आएगा। जी, जी, ये मॉलिक्यूल जो सेल बनाएगा, जब सेल की बात करेंगे तब भी मिजाज का जिक्र आएगा। ये सेल एक टिश्यू बनाएगा या नसीज बनाएगा या बाफ्ट बनाएगा। जिस तरीके से टिश्यू को हम नसीज कहते हैं, जी, जी, तो नसीज नसीज का भी मिजाज का जिक्र आएगा। फिर अज़ू ये बनेगा। नसीज अज़ू ऑर्गन का जिक्र। अब जिस मिजाज का ऑर्गन रहेगा, जी, जिस मिजाज का ऑर्गन रहेगा वैसे फंक्शन करेगा। जी। जिस तरीके से ऑर्गन के बाद सिस्टम के बाद पूरी बॉडी बनती है, जी, जी, उसी तरीके से जो ऑर्गन जैसा डेवलप होगा, जैसे हमारी बुनियाद में, जैसे हमारे मबदे में, जैसे हमारी बुनियादी शख्सियत में जिस किस्म के अनासिर, जिस किस्म के जौहर, जिस किस्म के उस्तेखुस मिलेंगे, अगर गर्म मिले हैं तो गर्म मिजाज रहेगा, सर्द अनासिर मिले हैं तो सर्द मिजाज रहेगा। तो इस तरीके से बुनियादी चीज से लेकर अगर हम आलम की बात करें तो आलम के भी मिजाज पे हम बात कर सकते हैं। इसी तरीके से माहौल का मिजाज, मौसम का मिजाज, दवा का मिजाज, जो हम सीजन में दे रहे हैं उस सीजन का मिजाज, जो हम ऑर्गन की बीमारी है, जिस ऑर्गन का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका भी हम मिजाज देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी तारीफ हम मुख्तसर अल्फाज में कैसे करेंगे? मिजाज किसे कहेंगे? मुख्तसर अल्फाज में और एक आम फहम में मैं आपको उसकी एक तारीफ बता देता हूँ। मिजाज की ये तारीफ है कि मुतजाद अनासिर का आपस में मिलना, आपस में मिलने के बाद उन अनासिर में, उन मुतजाद अनासिर, क्योंकि मिजाज के लिए मुतजाद अनासिर का होना जरूरी है। दो चीजों का मतलब मेल होने के बाद ही मिजाज बने। तपोज हो तभी सेम वाली चीजें नहीं मिल सकती। उन बाहम मुतजाद अनासिर का आपस में फेलो इन्फियाल होना, और फेलो इन्फियाल के बाद एक नई कैफियत पैदा जो होगी वो सारे अनासिर के मुतशाबे कैफियत होगी। उस कैफियत को हम मिजाज कहते हैं। बाज़ स्कॉलर्स ने इसको दोनों अनासिर की गालिबा कैफियत भी कहा है, लेकिन गालिबा कैफियत, मुतशाबे कैफियत, नई कैफियत, सारी कैफियतों को कह लो, लेकिन मिजाज का नाम उसके अंदर आएगा ही। तो जैसे जो अनासिर की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब अपन, तो थोड़ा सा मुख्तसर अनासिर क्या है, मतलब कितनी अनासिर ये है, यूनानी कंसेप्ट के एतबार से 4 अनासिर माने जाते हैं बेसिक बुनियादी। ये आग, हवा, पानी, मिट्टी। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ एक बात कहूँगा, बड़े प्यारे अंदाज में किसी शायर ने की है, जिंदगी क्या है
जिंदगी क्या है इन्हीं अनासिर में ज़हूरे तरतीब जी। जिंदगी क्या है इन्हीं अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। बस सही बात है। एक चीज़ बड़ी प्यारी समझ में आई मेरे जी कि मिट्टी पर खींची जी, मिट्टी पर खींची लकीरें तो ये तस्वीर बनी। अच्छा, मिट्टी पर खींची लकीरें तो ये तस्वीर बनी। तो तस्वीर बनी। आग हवा पानी को मिलाया तो ये तकदीर बनी। क्या बात है। चलिए, अनासिर को बहुत अच्छे दो अशार में आपने उसको बयान कर दिया है। फलसफा है जी जी। अनासिर और मिजाज और अखलाक ये जो है ये जिंदगी का फलसफा है। अगर कोई भी स्कॉलर, यूनानी स्कॉलर स्पेशली अगर ये 3 चीजों को समझ लेगा, पूरी यूनानी उसने समझ ली। सही बात। तो ये 4 अनासिर मिलकर एक मुरक्कब बनाते हैं जी, और जो एक कैफियत बनती है उसी का नाम मिजाज जो है मिजाज है जी। जैसे कि कुल्लिये से लेकर पूरे जिस्म के अंदर हर सेल के अंदर इन चारों अनासिर की मिकदार कम व बेश अपने एतबार से मौजूद है। बेशक सही है। कोई भी जिस्म का एक भी उन्सुर, एक भी कलिया, एक भी सेल, एक भी टिश्यू इन चारों अनासिर के बगैर नहीं वजूद मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। जैसे सिंपल मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ। जैसे कि माशरे की बात चल रही है और इस्लाम माशरा और तहफ़्फ़ुज़ समाजी तिब की बात चल रही है, तो मैं एक समाज की ही बात बताता हूँ। जैसे एक कुम्हार है जी, एक मिट्टी का बर्तन बना रहा है, तो उसको मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कुछ खुश्क चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे वो मिट्टी लेगा जो कि खुश्क रहेगी। अब ये खुश्क चीज़ जो है जब तक इसके अंदर हम रुतूबत नहीं दाखिल करेंगे, जब तक हम इसके अंदर फ्लूइड दाखिल नहीं करेंगे, जब तक हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, ये लुगदी नहीं बनेगी। बराबर। और जब तक लुगदी नहीं बनेगी कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब लुगदी बन गई, कोई स्ट्रक्चर बन गई। अब जब तक हमने इसको एक नॉर्मल लेवल में हरारत नहीं दी जी, इसको हीट नहीं दिया, इसको भट्टी में पकाया नहीं, जब तक ये जो इसकी मखसूस साख्त है ये अपनी जिस्म पर, अपनी हैयत पर, अपनी शक्ल पर, अपनी सूरत पर कायम नहीं रह सकती। बराबर सही। ठीक है। अब ये जो अब ये ऑर्गन तैयार हो रहा है, तो इसको मखसूस शक्ल सूरत देने के लिए जब हम इसके अंदर खला बनाएंगे, खला के अंदर क्या है? हवा होगी। तो इस तरीके से एक मिसाल के तौर पर एक हम छोटा सा कूजा बना रहे हैं, एक मिट्टी का प्याला बना रहे हैं, तो उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत लग रही है। और पूरे जिस्म के लिए पूरा जिस्म बगैर 4 चीज़ों के बन जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सही है। तो मिजाज का अनासिर से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो आप एक मुख्तसर से अंदाज में मैंने आपको ये बताया हूँ कि मिजाज और अनासिर किस तरीके से आपस में मिलते हैं। अब ये चारों अनासिर आपस में बाहम फेल व इन्फियाल होंगे और इनकी मुतजाद कैफियत क़ुव्वत फ़ाइला मुनफ़इला पर असर करेगी और जो पावरफुल कैफियत रहेगी वो मिजाज कहलाएगी। जैसे सिंपल हम एक गर्म पानी ले रहे हैं, ठंडा पानी ले रहे हैं और दोनों को मिला रहे हैं। तो अब जब दोनों को मिलाने के बाद ना वो पानी ठंडा रहता है ना वो पानी गर्म हो जाता है, तो ये जो तीसरी कैफियत पैदा होती है इसको हम लोग मिजाज कहते हैं। एक छोटी सी मिसाल के जरिए से मैंने इस टेम्परामेंट जैसे टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे टॉपिक, मिजाज जैसे टॉपिक को प्रूफ करने की कोशिश की। बहुत आसान सी मिसालों के साथ आपने इस चीज़ को साबित किया है और इस चीज़ को प्रूफ किया है। मैं अगला आपसे मतलब जो है ये जानना चाहूँगा कि ये जो मिजाज के ताल्लुक़ से हमारी आज बातचीत हो रही है, तो ये मिजाज हर इंसान का अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है कि हर इंसान के अंदर, हर इंसान जो है आग पानी मिट्टी हवा से मिलके बना है। हर इंसान में चारों अखलाक मतलब जो है मौजूद हैं। खिलतदम भी है, बलगम भी है, सौदा भी है, सफ़रा भी है। हर इंसान के अंदर ये चारों ही अनासिर हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी हर इंसान का मिजाज जो है वो अलग अलग होता है। तो क्या वजह होती है उसकी? इसकी वजह तो ये होती है कि इंसान के अंदर कुछ कैफियतें गालिब होती हैं। जी जी। जो कैफियत गालिब होगी वो उसका मिजाज और जो कैफियत गालिब होगी वो अपना इंडिकेशन देगी, वो अपनी बनावट बताएगी, वो अपनी खासियत बताएगी, वो अपनी इनफरादियत बताएगी कि मैं इसके जिस्म में मौजूद। मिसाल के तौर पर वो क्लिनिकल फीचर्स के तौर पे हमको मिल सकता है। जैसे सफरावी मिजाज का आदमी है, फौरन गुस्सा आ जाएगा। जी जी। अब मैं एक आपको समाज की ही मिसाल बताता हूँ। हम मिजाज के तहत उसको बड़ी आसानी से साबित करते हैं। जैसे रास्ते से कोई लड़की जा रही है, जी जी, लड़की जा रही है, सपोज ए पर्सन की एक बहन है, वो लड़की उसको जा रही है और किसी महल्ले के गुंडे लोगों ने या फिर आवारा लोगों ने उसको छेड़ दिया है। तब ये ए पर्सन क्या करेगा?
ए पर्सन की कैटेगरी मैं बता रहा हूँ कि दमवी, बलगमी, सफरावी कैसी रहेगी। ये पर्सन के आदमी क्या करेगा, वो लोगों को जाके समझाएगा कि भाई यार मेरी बहन है, तुम लोग इसको क्यों छेड़ रहे हैं। तो ये भी एक हमने सोशल रिलेशन मेंटेन करा। ये हर आदमी नहीं कर सकता, इसका हमें स्टेमिना चाहिए। ये स्टेमिना इंडिकेशन इसके अंदर के जिस्म के एलिमेंट्स का कह दे रहा है कि इसके जिस्म में समझौते वाले एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट्स में सुलझाव वाले एलिमेंट्स है, इसके जिस्म में तदब्बुर है, ख्याल है, सोच है, फिक्र है। अब दूसरा पर्सन बी पर्सन की बहन जा रही है, उसको अगर किसी ने रोक लिया, उसको अगर किसी ने शरारत से छेड़ लिया, वो फौरन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो समाज के लड़कों को जाके बोले, समाज के लड़कों को मारे, समाज के लड़कों को गालियां दे, इतनी हिम्मत नहीं है। वो घर में आके बहन को गाली देगा, तू क्यों गई थी वहाँ, तुझे नहीं जा। ये डर है, ये एक डर है, समाज से डर, माहौल से डर, लड़ाई से डर, अपने ऊपर जो नुकसान आने वाला है उसका डर। किस तरफ मंसूब करेंगे? ये बलगमी मिजाज की तरफ मैं कंसीडर करूंगा इसको। जी। बलगमी और सौदावी, ज्यादातर सौदावी लोग। अब एक आदमी सर्दो खुश्क सौदा का मिजाज, सर्दो खुश्क सौदा का मिजाज। अब एक पर्सन है, अब सी पर्सन की बात ले लीजिए। सी पर्सन, उसकी बहन जा रही है, सी पर्सन उसकी बहन जा रही है। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बहन को छेड़े, वो आओ देखा ना ताओ देखा, बस गया ऊपर उसको कत्ल कर दिया। जी। तो ये है सफरावी मिजाज। सफरावी मिजाज वालों को गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा, इश्तियाल ज्यादा आता है। अब सौदावी मिजाज वाला पर्सन क्या करेगा, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ना बहन को छेड़े मतलब, ना मेरी इज्जत जाए मतलब। तो ये सौदावी मिजाज वाला जो पर्सन रहेगा वो एकदम समाज से कटा रहेगा, अकेली जिंदगी गुजारेगा, मेलिंकोलिक रहेगा, डिप्रेस रहेगा, हमेशा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मुब्तला रहेगा, अकेले रहना पसंद करेगा। तो ये अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स, अलग अलग यही इन्फियालात नफ्सानिया के तहत आती हैं। सारी चीजें इन्फियालात नफ्सानिया के तहत नहीं, इन्फियालात नफ्सानिया हम इसके जरिए से पहचान सकते हैं। जैसे मिजाज को, जैसे इतनी बड़ी चीज है तो इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे आप बैठे हैं, आपका मिजाज जैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि आप सफरावी की कैटेगरी में आएंगे, कि बलगमी की कैटेगरी में आएंगे, कि सौदावी की कैटेगरी में आएंगे। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। मेरी जैसे रिसर्च टॉपिक थी, मेरा जो रिसर्च टॉपिक था कि एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ इन्फियालत नफ्सानिया एंड मिजाज। तो इन्फियालत नफ्सानिया को हम साइकिक रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि साइकिक एक्शन, साइकिक रिएक्शन, सोचना, उठना, बैठना, गाना और इमोशंस अपने, जैसे हमारे सोशल रिलेशन कैसे है, हमारे पर्सनल रिलेशन कैसे है, ये साइकोलॉजी की चीज है। इसके तहत फिर मेरा था टेम्परामेंट, यानी कि हमने ये किया कि टेम्परामेंट का और इन्फियालत नफ्सानिया दोनों का क्या ताल्लुक है, इसका हमने मुताला किया। जब तशखीस मिजाज हम करते हैं, जब हम मिजाज किसी का डायग्नोस करते हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स के तहत हमने एक चार्ट बनाया, जिसको हमने केस रिपोर्ट फॉर्म फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परामेंट नाम दिया। उस टेम्परामेंट को, एक्चुअली मेरी थीसिस का टॉपिक जो था वो पूरा का पूरा एक मैंने मॉडर्न चीज को लेकर काम किया, और मैंने ये दुनिया वालों को बताने की कोशिश किया कि यूनानी के जो फंडामेंटल्स है, यूनानी के जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको यूनानी के साथ साथ मॉडर्न पैरामीटर्स के तहत किस हद तक हम कोरिलेट कर सकते हैं। अच्छा। ये मेरे जहन में एक थीम थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस लाइन में काम किया, मुझे कामयाबी मिली और मुझे रिजल्ट मिली। मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को चॉइस किया, उनकी मेंटल स्टेटस देखा, उनकी साइकोमोटर परफॉर्मेंस देखा, उनके इंटेलिजेंस IQ टेस्ट देखा, और मैंने ये अंदाजा लगाया कि बलगमी मिजाज वाले का IQ कितना है, सफरावी मिजाज वाले का IQ कितना है, और दमवी मिजाज वाले का IQ कितना है। इसी तरीके से मैंने दूसरे दो और भी 5-6 साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस किया। मैंने उसके लिए केस रिपोर्ट फॉर्म बनाया। जैसे 10 पैरामीटर्स की बात चल रही थी, 10 पैरामीटर्स इसके तहत हम देख सकते हैं कि जैसे मलमस है, लहम है, शहम है, जैसे आदमी के बाल है, आदमी का टेक्सचुअल सेंसेशन है, आदमी की स्किन है, आदमी का उठना बैठना है, आदमी की सोच है, स्क्रिट ऑफ द बॉडी है, फुजलात बदन है, और जिस्म की इन्फियालत नफ्सानिया है, जिस्म के बाल है। इनके जरिए से हम मिजाज को पहचान सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ पैरामीटर है जिसकी मदद से हम मिजाज को पहचान सकते हैं। उसमें से एक पैरामीटर था इन्फियालत नफ्सानिया, साइकिक रिएक्शन। और मेरी थीसिस का टॉपिक या मेरा रिसर्च टॉपिक इन्फियालत नफ्सानिया ही था, और मैंने मिजाज को साइकिक रिएक्शन के तहत, ये साइकोलॉजी के तहत कोरिलेट किया, उसको देखा। पहले मैंने मिजाज डायग्नोस किया, मैंने मिजाज डायग्नोस करने का तरीका मालूम किया, मैंने
हर ग्रुप में 4 ग्रुप बनाया। 4 ग्रुप में मैंने अपने मिजाज डायग्नोस करने का, पहले पेशेंट्स के मिजाज डायग्नोस किया, उनके साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया, साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके उनकी एनालिसिस किया, एनालिसिस करके जो रिजल्ट मिला वो मैंने पेश किया। जैसे हमारे पास में एक कंसेप्ट है कि सफरावी मिजाज वाला इंटेलिजेंट होता है जी, मैंने ये मालूम करने की कोशिश किया कि इंटेलिजेंट क्यों होता है भाई, बलगमी मिजाज वाले ने ऐसा क्या कर दिया कि जो इंटेलिजेंट नहीं रहेगा। बराबर सही। तो ये सारी चीजें मैंने मालूम करने की कोशिश किया हमारे अकॉर्डिंग टू पैरामीटर कि कैफियत का ताल्लुक जिस्म के अंदर ऐसा है कि बलगमी रुतूबत जहाँ रहेगी वहां पर बुरूदत रहेगी, जहाँ बुरूदत रहेगी वहां पे मूवमेंट नहीं होंगे, जहाँ हरारत रहेगी वहां पे मूवमेंट होंगे। अब सफरावी मिजाज के पर्सन में पूरे जिस्म के अंदर हरारत है, सफरा ज्यादा है, गलबा है, सफरा ज्यादा है, सफरा ज्यादा है मींस हीट ज्यादा है, सफरे का मिजाज हालात ज्यादा हैं। हाँ, सफरे का मिजाज हार याबिस है तो वो उसका मिजाज गर्म है, तो गर्म होने की वजह से जब हमारे साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, जब इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं तो उसके लिए भी एक रूट चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक पाथ चाहिए जो एकदम बिल्कुल क्लियर हो। अब हीट की वजह से क्या होता है, हम वक्त हमारे बॉडी में कुछ फुजलात बनते रहते हैं, ठीक है, और अगर उन फुजलात को हम बेहतरीन तरीके से उस जगह से नहीं निकाले या वो अपने मनाफिज से निकल कर बिल्कुल मुसील ना हो तो वो फुजलात वहीं पड़े रहेंगे। तो ये काम हीट करती है, हीट उन फुजलात को पिघलाकर एब्जॉर्ब करती है और उसका तनकिया करती है और जो रखनाओं में जो रुतूबत जमी रहती है उनको निकालने की कोशिश करती है। लिहाजा ये काम सब सफरा कर रहा है। तो जो हमारे जिस्म के अंदर रखनाएं हैं, जो आसाब का जाल है, जो हमारे उरूक का जाल है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इम्पल्सेस यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो फौरन जाके ट्रांसफर करे। अब बनिस्बत बलगमी मिजाज, बलगमी मिजाज का सर्द बारिद रहता है, पहले बारिद है, तमाम ऑब्स्ट्रक्शंस आते चले जाएंगे, उसको आते चले जाएंगे, हर जगह रखनाओं में प्रॉब्लम है, हर जगह गलीज मादा है, हर जगह कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो इसकी वजह से जो ब्रेन से इम्पल्सेस होंगे, जो हमारे लिम्बिक सिस्टम से इम्पल्सेस होंगे, जो हमारे एमिगडाला से जो इमोशंस होंगे, जैसे फेस रिएक्शन, सही, सपोज अगर मैं हंस रहा हूँ तो मेरे फेस के रिएक्शन चेंज हो रहे हैं, मैं गम में बैठा हूँ तो मेरे फेस के रिएक्शन चेंज हो रहे हैं, ये सबको लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं तो ये सब एमिगडाला वगैरह ये सब इनको काम करने के लिए या इनको मूवमेंट करने के लिए या इनको इम्पल्सेस भेजने के लिए एकदम रूट क्लियर चाहिए। सही है। तो इस तरीके से इस पैरामीटर के तहत मैंने मिजाज का कंसेप्ट लेकर ये बताया कि सफरावी मिजाज का पर्सन अगर इमोशनल है, इंटेलिजेंट है, स्कॉलर है, जीनियस है और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा समझो हाइटेड है और बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रांग है, तो क्यों है? अब बलगमी मिजाज का पर्सन ले लो, बलगमी मिजाज के पर्सन में फुजलात जमे रहेंगे, फुजलात के साथ साथ गलीज मादे पर जमे रहेंगे, इन गलीज मादों का तनकिया नहीं होने पाएगा, ये नुज नहीं होंगे, मादा जो इसके अंदर रहेगा नुज नहीं होगा, पकेगा नहीं, फिर ये मुसील नहीं होगा, निकलेगा नहीं और ये वहीं रहकर बीमारियों के लिए उफूनत उसमें फिर पैदा होगी, रुकेगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, उफूनत पैदा हो जाएगी और फिर वो बीमारियों का सबब बनेगा। उसी हिसाब से फिर मतलब जो है मिजाज के मुतालिक जो है फिर उनका अमराज का हम लोग जो है वो तकसीम करते हैं। मिजाज का पर्सन रहेगा वो ज्यादा बीमारियों में मुब्तला रहेगा, क्यों तो उसको एनवायरनमेंट वैसे मिल रहा है, माहौल वैसे मिल रहा है कि जल्दी ताफुन हो जाए। अब सफरावी पर्सन के जिस्म में अगर कोई तादिया घुस जाता है, कोई जरासीम घुस जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो हीट की वजह से जरासीम को एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, फेवरेबल माहौल नहीं मिलेगा और वो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है या जो बैक्टीरिया वो फना हो जाएगा। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझको समझना है, वो ये कि जैसे मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल, ये दो इस्तिलाहात पढ़ने में आती हैं हमारे को अक्सर तिब्बी कुतुब के अंदर और बोलने में भी आती हैं अक्सर जब हम बातें करते हैं। तो मोतदिल मिजाज जो है वो किस तरीके से, मतलब आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? मोतदिल मिजाज ये मिजाज की तकसीम में चीज़ आती है जी, ठीक है। मोतदिल मिजाज मुख्तसरन थोड़ा इसको बता दीजिए। बिल्कुल मुख्तसर आपको बताऊंगा। मोतदिल मिजाज के अंदर 2 कैटेगरीज है, मिजाज मोतदिल तिब्बी, मिजाज मोतदिल हकीकी। हकीकी के अंदर अतिबा इकराम ये कहते हैं कि किसी मुरक्कब में इन चारों अनासिर की कैफियत बराबर मिकदार में मौजूद है, लेकिन ऐसा जिसमें इंसान में मौजूद नहीं है बराबर, क्यों तो कोई भी ऑर्गन के अंदर 25% हीट 25% फ्लूइड बराबर मिकदार में नहीं है। अब
फिर बराबर किस एतबार से? बराबर इस एतबार से अदल फिल किस्मा का लफ्ज अतिबा इकराम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं वही सुन चाह रहा था। अदल फिल किस्मा का जो तादुल से बना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसी चीजें मौजूद होनी चाहिए, जैसी जरूरत है वैसे रिक्वायरमेंट वैसी चीजें वहाँ, जैसे वहाँ पे अगर ब्रेन के लिए जैसे फेवरेबल माहौल के लिए जितने एलिमेंट्स की जरूरत है उतने एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद है। इसको कहते हैं मुतदिल तिब्बी, और इसी से रिलेटेड तिब्बे यूनानी के अंदर बहस होती है। चलिए माशाल्लाह। गैर मुतदिल तो फिर बस ये है कि कोई मिकदार बढ़ जाए, कोई मिकदार कम हो जाए, कोई सादा हो जाए, कोई फ्लूइड हो जाए, कोई एक कैफियत बढ़ जाए, कोई दो कैफियत बढ़ जाए, सही है। बस इस तरीके से। तो बहुत अच्छी मालूमात आपने मिजाज के ताल्लुक़ से बता दी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इंशाअल्लाह और रहमान अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि भाई हकीम साहब के नज़रियात और उसूल के मुताबिक और बताई हुई डेफिनेशंस के मुताबिक हम किस कैटेगरी में आते हैं और हमारा अपना मिजाज क्या है। मुझे तो उम्मीद है कि उन लोगों ने सब ने अपने अपने मिजाज की ये तशख़ीस खुद ही कर ली होगी। तो जाहिर सी बात है नाजरीन, अब हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हकीम साहब से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।